हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास बायोमोलिक्यूल चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, जिसमें हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा उसका नाम है एंजाइम्स। एंजाइम्स एक ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं इनको हम? बायोकैटलिस्ट। और आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो बेटा, जब भी आप डाइजेशन कराते हो तो इन जनरल मोस्ट कॉमनली एंजाइम्स आपने वहीं पढ़े हैं कि डाइजेशन में कुछ एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे कि आपके पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेजेस, अमाइलेजेस, ये सब क्या है? एंजाइम है। तो अगर वहाँ से आपको आइडिया लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है बेटा, तो एक जनरल वे होता है प्रोसीजर का रिएक्शन के, कि जो भी मॉलिक्यूल है जो रिएक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये बात आपको याद रखनी है। जिसको आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट बोलते हो उसको यहाँ पे बोला जाता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो है बेटा वो किस में कन्वर्ट किया जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, आपको एक मॉलिक्यूल लगता है, जिस मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हो? एंजाइम। तो एंजाइम का मेजर रोल क्या होता है? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के रेट को बढ़ाना। तो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे करते हैं वो स्टेटमेंट मैं अभी इसी स्लाइड पे आपको दे दूंगा, लेकिन एक्चुअल में कैसे करते हैं वो भी कुछ स्लाइड के बाद आज की क्लास में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मतलब क्या? जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। प्रोडक्ट आपका वो फाइनल केमिकल है जो बनना है इस रिएक्शन से, और एंजाइम क्या करेंगे बेटा? सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी एंजाइम की अगर बात करें तो कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं कि इनको बायोकैटलिस्ट भी बोला जाता है। तो एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायोकैटलिस्ट। वाई बायोकैटलिस्ट? और कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट बेटा वो होते हैं जो आप इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट यूज करते हो केमिस्ट्री के अंदर, जैसे कभी किसी रिएक्शन में आपने निकल डाल दिया। ठीक है, किसी रिएक्शन के अंदर आपने कोई दूसरा मॉलिक्यूल डाल दिया जो इनऑर्गेनिक है और वो यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। कहने का मतलब ये है, जो आप केमिस्ट्री में यूज करते हो वो कैटलिस्ट होते हैं, और जो आपकी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, वो बायो कैटलिस्ट हैं, जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम्स का नेचर कैसा है? तो बेटा ऑलरेडी एंजाइम्स का नेचर हम पढ़ चुके हैं। या तो एंजाइम्स प्रोटीनेशियस होते हैं, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का नेचर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अमीनो एसिड्स, बॉन्डिंग कैसी है। तो आज की क्लास में हम एंजाइम के अंदर बॉन्डिंग वगैरह नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि एंजाइम कोई अलग से बायोमोलिक्यूल नहीं है। ठीक है, मोस्टली जितनी भी आपके बॉडी में एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं बेटा जिनको राइबोजाइम बोला जाता है। ये प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, ये बने होते हैं आरएनए के। तो इफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक टाइप का आरएनए, यू ऑलरेडी नो, हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। इफ आरएनए एक्ट्स एज एन एंजाइम, एक्ट्स एज एन एंजाइम, अगर आरएनए किसी केमिकल रिएक्शन को फास्ट करवा रहा है तो उसको बोलते हैं राइबोजाइम। एग्जाम्पल लिखना है आपको, तो आरएनए का एक टाइप होता है बेटा आर आरएनए। आर आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए। ये हेल्प करता है बेटा आपके कहाँ पर? ये हेल्प करता है ट्रांसलेशन जैसी प्रोसेस में, मतलब आपके प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। किसमें? एज अ कैटलिस्ट। तो राइबोजाइम, इतना आप याद कर लो बस कि इफ आरएनए इज एक्टिंग एज एन एंजाइम इट इज कॉल्ड एज राइबोजाइम। वही आरएनए और एंजाइम को मिला के एक बना दिया राइबोजाइम। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। करते क्या है एंजाइम? रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देंगे। मतलब पहले आपकी जो रिएक्शन हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा रेट पे अब होगी आफ्टर एडिंग द एंजाइम। ठीक है, इसके अलावा ये फास्ट कैसे करते हैं रेट को, अगर आपका ये सवाल है तो एक क्लियर कट एक नंबर का आंसर आपका आएगा। अगर क्वेश्चन पूछा टीचर ने तो एक ही नंबर में पूछते हैं जनरली, कि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ये केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जो एनर्जी चाहिए केमिकल रिएक्शन कराने के लिए उसको कम कर देंगे, जिसकी वजह से अब ज्यादा मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो पाते हैं। ये स्टेटमेंट हो सकता है आपको उतने अच्छे से समझ में ना आई हो, तो टेंशन की बात नहीं है, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझाऊंगा विद ग्राफ अभी अगली कुछ स्लाइड्स के अंदर। बट अभी फिलहाल के लिए पॉइंट को एज अ फैक्ट भी याद कर सकते हो आप, कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी और बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। कैसे, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी? अगर आपको ये सब नहीं पता है तो अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। अब देखो जरा, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखे हुए हैं, तो उनको भी देख लेते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं बेटा ये बहुत ही स्पेसिफिक है अपने सबस्ट्रेट के लिए। कहने का मतलब ये है कि कोई एंजाइम अगर ग्लूकोज पे काम कर रहा है, ग्लूकोज के लिए बना है, तो वो ग्लूकोज पे ही काम करेगा, किसी दूसरे पे काम नहीं करेगा। ठीक है, इट विल एक्ट ऑन ग्लूकोज ओनली, किसी दूसरे पे नहीं। जैसे कोई एंजाइम है वो ग्लूकोज पे फॉस्फेट चढ़ाता है,
ग्लूकोज के फॉस्फेट से रिएक्ट कराता है, तो वो ग्लूकोज पे ही कराएगा। कोई दूसरा मॉलिक्यूल आप इसको दोगे तो मना कर देगा कि नहीं भाई मैं तो पहचानता ही नहीं इसको ना। तो क्वेश्चन इज सर ये इतनी स्पेसिफिक कैसे हैं, ये स्पेसिफिसिटी कैसे आई? तो स्पेसिफिसिटी आई ड्यू टू शेप। याद करो बेटा प्रोटीन वाला, आप अपना क्या जो हमने लेक्चर पढ़ा था प्रोटीन वाला, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोटीन की जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिमिलरली एंजाइम की शेप भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि लेट अस कंसिडर हमारे पास ये एंजाइम है और आपको मैं दो सबस्ट्रेट बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ए और बी सबस्ट्रेट में से ये एंजाइम किसको बिलोंग करता है? तो ये एंजाइम बिलोंग करता है ए वाले सबस्ट्रेट को, क्योंकि इसकी शेप किससे मैच कर रही है? ए से। तो शेप कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए तभी जाके ये चलेगा। जस्ट लाइक लॉक एंड की, कि जो चाबी है वो उसी चाबी से ही अब उसका एक पर्टिकुलर ताला है जो खुलेगा, किसी दूसरी चाबी से नहीं खुलने वाला है। यहाँ पे भी शेप कॉम्प्लीमेंटेरिटी है। तो याद रखना है एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद सम एंजाइम्स गेट डैमेज अबव 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इनका प्रोटीन का नेचर है तो 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेटा ये डैमेज हो जाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारी बॉडी के जितने एंजाइम्स हैं बेटा ये बने हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए। अगर इसका टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है हमारा, जिसको हम कहते हैं फीवर, तो हमारी बॉडी के एंजाइम्स काम करने में दिक्कत करने लगते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फीवर कहलाता है हमारी बॉडी के अंदर। डिग्री सेल्सियस है बेटा, जो आप 98 99 100 बोलते हो ना, दैट इज फ़ारेनहाइट, दैट्स नॉट सेल्सियस। ठीक है, वो फ़ारेनहाइट है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है तो ऑब्वियस ही बात है आपको बुखार है, और बुखार है तो आपकी बॉडी के एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो 37 पे काम करने के लिए बने। तो हर एक एंजाइम बेटा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम के लिए बना है। उस टेम्परेचर से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसको दिक्कत आती है। इनफैक्ट आपकी एनसीईआरटी दिखती है कि 40 डिग्री के ऊपर तो एंजाइम क्या करने लगते हैं? डैमेज होने लगते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं बेटा जो थर्मोफिलिक एनिमल ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। व्हाट आर थर्मोफिलिक? थर्म मतलब हीट और फाइल मतलब लविंग। ऐसे एनिमल जो गर्म जगह पे मिलते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं बेटा, ठीक है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको वो बने ही गर्म टेम्परेचर के लिए हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो अप टू 100 to 90 डिग्री सेल्सियस भी स्टेबल रह सकते। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि मोस्टली एंजाइम, ठीक है, जो हमारी बॉडी के अंदर है बेसिकली, या फिर कुछ एंजाइम जो हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस पे डैमेज होने लगते हैं। लेकिन थर्मोफिलिक एनिमल ऑर्गेनिजम्स में से निकले हुए जो एंजाइम है वो स्टेबल रहते हैं 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे भी। ये वो फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। चलो, अब बेटा एक स्टेटमेंट है विच इज सिमिलैरिटी बिटवीन एंजाइम एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। क्या क्या सिमिलर चीज़ें हैं एंजाइम के बीच में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, जो आप केमिस्ट्री में कैटलिस्ट यूज करते हो, और एंजाइम के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? ये टॉपिक इसलिए डाला गया क्योंकि इसके थ्रू आपको एंजाइम्स के बारे में और स्पेसिफिक नॉलेज मिलेगी कि एंजाइम ऐसा करते हैं। तो देखो जरा, एंजाइम हो चाहे कैटलिस्ट हो, ये दोनों रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड कैन बी रीयूज्ड। ये कभी भी रिएक्शन में अपने आप को यूज नहीं होने देते हैं। एंड ऑफ रिएक्शन पे आपने जितना एंजाइम डाला था उतना ही एंजाइम आपको वापस मिल जाएगा और इसको रीयूज किया जा सकता है। एंजाइम्स डोंट गेट यूज अप। सिमिलरली कैटलिस्ट भी यूज अप नहीं होते हैं। केमिस्ट्री में आप कैटलिस्ट डालोगे किसी रिएक्शन में, आपने जितना डाला था उतना आपको वापस मिल जाएगा। बोथ आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेस्ट ट्यूब भर के आपके पास रिएक्शन हो रही होगी, आप पिंच ऑफ एंजाइम डालोगे। सिमिलरली आपके सेल के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शन होनी है लेकिन एंजाइम थोड़ा सा ही चाहिए। रीज़न यही है ना, क्योंकि ये रीयूज हो सकते हैं तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद दे डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, ये कभी भी रिएक्शन को शुरू नहीं करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दे जस्ट इंक्रीज द रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। देखो एक्टिवेशन एनर्जी वाला फिर से पॉइंट आ गया कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, ये काम नहीं है एंजाइम का। सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रेट बढ़ जाए, ये काम है एंजाइम का। तो एंजाइम इनिशिएट्स द रिएक्शन और एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो द आंसर इज एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। सिमिलर फॉर कैटलिस्ट। इसके बाद क्या बोल रहा है? दे डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। बेटा कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम पे, अगर आपने पढ़ लिया इक्विलिब्रियम तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जब पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा। बेटा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं रिवर्सिबल, कि जितने रेट पे ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, उतने ही रेट पे बी कन्वर्ट हो रहा है ए में।
ठीक है, मतलब आपको ओवरऑल नेट चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि ए जितना बी में कन्वर्ट हुआ बी इतना ए में, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुकी हुई है, लेकिन जब आप इसकी काइनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिएक्शन तो चल रही है, ए बी में भी कन्वर्ट हो रहा है और बी ए में भी, और रिएक्शन हो रही है, दैट इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, क्यों? क्योंकि एंजाइम डालने पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होती है, ए से बी का कन्वर्जन भी फास्ट हो गया और बी से ए का कन्वर्जन भी फास्ट हो गया, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को मेंटेन रखता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दे फॉर्म शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्सेस विद द सबस्ट्रेट और द रिएक्टेंट। इसका मतलब है जो एंजाइम है वो अपने सबस्ट्रेट से चिपकेंगे तो, लेकिन कुछ देर के लिए एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विच इज कॉल्ड एज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स बहुत देर के लिए नहीं बनता है, थोड़ी देर के लिए बनेगा, बहुत छोटी सी देर के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी अनस्टेबल, तो ये थोड़ी देर के लिए बनता है और तुरंत क्या हो जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, एंड एंजाइम कैन बी रीयूज्ड। ठीक है, ये हम देखेंगे। इन जनरल क्या हुआ, एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम ने सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ के उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम कैन बी रीयूज्ड। सिंपल सा फंडा है। अब देखो, एक नोट दिया हुआ है बेटा मैंने यहाँ पे आपको कि सर सिमिलैरिटी तो बता दिया, कुछ डिफरेंस भी बताओ। तो देखो ये डिफरेंस आपकी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ये एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के केस में कभी कभी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि एंजाइम की अगर बात करें तो बहुत हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डैमेज हो जाते हैं। एंजाइम जिस टेम्परेचर पे काम करने के लिए बने हैं उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप बहुत ज़्यादा तो दे विल गेट डैमेज्ड। क्यों डैमेज हो जाते हैं? क्योंकि प्रोटीन का एक पर्टिकुलर पैटर्न है फोल्ड होने का, बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, आप इसको ज़्यादा हीट दोगे तो ये डैमेज होने लगेगा, खुलने लगेगा। ठीक है, तो इसका डैमेज हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैं अगली स्लाइड्स पे भी बताऊंगा। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो गई सारी। अब आपकी एनसीईआरटी में बेटा एक पॉइंट दिया हुआ है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। आप बार बार यहाँ पे यूज करोगे इस टर्म को कि एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब क्या है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो समझने की कोशिश करते हैं। बेटा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उससे पहले आपकी एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन दी है केमिकल रिएक्शन की। वो कह रहा है व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस विल बी कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज आप तभी बोलोगे किसी रिएक्शन को जब बॉन्ड बन रहे हैं नए और बॉन्ड टूट रहे हैं पुराने वाले, तभी आप बोलोगे उसको क्या, ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। अरे ऑब्वियस ही बात है, रेट कैसे बताओगे? तो आपने बोला सर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर सेकंड कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं उसी को तो बोलेंगे हम। तो रेट को डिफाइन करने के लिए एक स्टेटमेंट, बेसिकली एक फॉर्मूला दिया आपकी एनसीईआरटी में, दिस इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, डेल पी बाय डेल टी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ये होपफुली आप मेरी बात समझ गए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, कि पर यूनिट टाइम कितना प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, बाकी इस पे ज़्यादा फोकस करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में डील करते हो आप लोग इससे। 12th क्लास में पूरा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ोगे रेट। उसके बाद द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। ठीक है, किन बातों पे रेट डिपेंड करता है? पॉइंट नंबर 1, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन एमंग द फैक्टर्स। ठीक है, और टेम्परेचर एक फैक्टर है, और भी फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, कि और किस बात पे रेट डिपेंड करेगा अभी हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, पीएच पे भी डिपेंड कर सकता है एक रिएक्शन का रेट। ठीक है, और भी और फैक्टर्स होते हैं, जैसे इनहिबिटर्स वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर प्रमोटर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं, देखेंगे। अब वो कह रहा है अ जनरल थंब रूल, ये आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है सिर्फ, तो याद रखना पड़ेगा कि एक जनरल थंब रूल है कि जो रेट है वो डबल हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है हाफ, या तो डबल हो जाएगा या हाफ हो जाएगा फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ईदर डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो रेट विल गेट डबल। रेट क्या हो जाएगा? डबल। अगर आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम किया तो रेट क्या हो जाएगा बेटा? हाफ। तो रेट डबल्स व्हेन यू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10 डिग्री सेल्सियस एंड रेट गेट हाफ व्हेन यू डिक्रीज द रिएक्शन बाय 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है? तो एक छोटू सा क्वेश्चन करो, पूछा नहीं जाएगा वैसे आपसे, आप भूल जाओ, बट स्टिल एक बार ही देख लेते हैं कि एक रिएक्शन है जिसका रेट है बेटा एक्स एट 20 डिग्री सेल्सियस,
तो आपको बताना है इस रिएक्शन का रेट क्या होगा एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री। तो आपको इसमें कैसे चलना है बेटा, सबसे पहले आप 30 डिग्री सेल्सियस के बारे में सोचो, 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं पहले। तो 20 से 30 में कितने डिग्री का इंक्रीज आया, 10 से, तो लिखा है रेट विल गेट डबल। तो रेट x था 20 डिग्री सेल्सियस पे, 30 पे हो जाएगा 2x, और 40 पे कितना हो जाएगा, अब 32x का डबल होगा, मतलब 4x हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो रेट विल गेट डबल मतलब क्या हो गया, जो पिछला रेट था 10 डिग्री सेल्सियस पहले, 10 डिग्री सेल्सियस बाद उसका डबल हो जाएगा। सिमिलर फॉर हाफ, तो बताओ 10 डिग्री सेल्सियस पे कितना रहा होगा टेम्परेचर, ओ आपका रेट, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे रहा होगा x/2। अकॉर्डिंग टू दिस ये आइडियल कंडीशन मानी जाती है, बट एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे दी तो आप ये समझ गए, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैंने छोटा सा क्वेश्चन भी करा दिया, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। चलो अब आपके एनसीईआरटी में बेटा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लेट अस कंसिडर ये केमिकल रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में हो रही है, और हो रही है बिल्कुल। ये कहाँ होती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स में, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। मैंने आपको जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर पढ़ाया है, अपलोडेड है वीडियो लेक्चर्स, जाके देख सकते हो। उसके अंदर आरबीसी में वाली रिएक्शन कराई है मैंने, आरबीसी के अंदर कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आरबीसी में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये कार्बोनिक एसिड जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो आरबीसी में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है कुछ इस प्रकार, और भी तरीके हैं बट ये भी एक प्रकार है, ठीक है, याद रखना है। अब क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी है बैकवर्ड भी है। फॉरवर्ड कब जाएगी, बैकवर्ड कब जाएगी, वो उस चैप्टर की डील है, मैंने वहीं पे समझा रखा है, वहां पे जाके समझ सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मेरा रेट से यहाँ पर संबंध है सिर्फ, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और यहाँ पे जो एंजाइम लगता है वो याद रखना है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एक बारी बेटा प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आपको क्या लगता है ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से सेल में कार्बोनिक एनहाइड्रेस सबसे ज्यादा मिलेगा, इसकी एक्टिविटी सबसे ज्यादा, तो आरबीसी, याद रखना है, बता दिया मैंने, इसलिए क्लियरली मेंशन कर दिया यहीं पे, और वहां पे भी बताया था एक्चुअली मैंने जब ब्रीदिंग पढ़ाया था तो। बट यहाँ पे देखो आपकी एनसीईआरटी में डेटा दिया ही जब एंजाइम वाज एब्सेंट, आप मान के चलो कि इस रिएक्शन में कार्बोनिक एनहाइड्रेस नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं, रिएक्शन को शुरू नहीं करते हैं, मतलब एंजाइम नहीं भी होगा तो रिएक्शन होगी, राइट। तो व्हेन एंजाइम इज एब्सेंट, तो आपकी एनसीईआरटी में दिया है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है उसके 200 मॉलिक्यूल बनते हैं 1 घंटे में। रेट देखो कितना है, 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जब आपने एंजाइम नहीं डाला। लेकिन आपने जैसे ही एंजाइम डाल दिया कार्बोनिक एनहाइड्रेस, 6 लाख मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं पर सेकेंड। डिफरेंस देख रहे हो आप, डिफरेंस देखो, एक्चुअल में इंपैक्ट समझना बहुत जरूरी है कि बिना एंजाइम के 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बन रहे हैं, ठीक है, 60 मिनट के अंदर, और यहां 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया रेट को, 10 मिलियन टाइम्स। ये सारा डेटा आपकी एनसीईआरटी का है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। कभी भी किसी भी साल पूछ सकता है, अभी तक बेशक ही इससे अच्छे सवाल बहुत ना बने हो, लेकिन किसी भी साल बन सकते हैं। आपको याद रखना है कि 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में और 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में, 10 मिलियन टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दिया इसने, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा किस पे, एंजाइम एक्शन पे। एंजाइम एक्शन कैसे होता है तो समझो जरा। एंजाइम एक्शन को समझने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ बेटा। जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा। अब एंजाइम किसी भी जगह से सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाता है, या एंजाइम के पास कोई स्पेसिफिक पॉकेट या क्लेफ्ट होती है, क्लेफ्ट या पॉकेट मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ से बाइंड करेगा, तो बिल्कुल एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से वो आके क्या करता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। उस जगह को एक्टिव साइट भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट का यूज करके सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, वही शेप कॉम्प्लीमेंटेरिटी का यूज करके कि इसकी शेप सबस्ट्रेट की शेप से मैच करेगी, इसलिए स्पेसिफिक है रिएक्शन। इसके बाद क्या होगा बेटा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या ये कॉम्प्लेक्स बहुत देर के लिए बनेगा या ट्रांजिएंट छोटे से टाइम के लिए बनेगा, छोटे से टाइम के लिए बनेगा, क्योंकि अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में एंजाइम सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को तोड़ेगा, इसका नेचर चेंज करेगा, और आपका क्या बन जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब अब ये एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद क्या होगा बेटा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, और वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी एंजाइम आपने यूज़ किया है, जो भी रिएक्शन करा रहे हो, एंड दिस एंजाइम कैन बी रीयूज्ड वेरी इजीली।
और ये एंजाइम वापस से रीयूज हो सकता है। ये इन जनरल मैं जितना सिंपलेस्ट वे में आपको बता सकता था कहानी वो मैंने बता दी और आपको स्टोरी समझ में भी आ रही होगी। तो यहाँ पे डायग्राम देखो जरा, ये मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं अलग से उठाया आपको समझाने के लिए। ये एंजाइम है बेटा, क्या इस एंजाइम पे हर जगह कोई ना कोई है या फिर एक पर्टिकुलर पॉकेट बनी हुई है? पॉकेट है बेटा, इसको क्लेफ्ट भी बोलते हैं पॉकेट को। यहीं पे आके सिर्फ सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज सबस्ट्रेट। ये आकर बाइंड करेगा अपनी पॉकेट में और इसी पॉकेट में एक्टिव साइट है। और चेक करो कॉम्प्लीमेंट्री है शेप दोनों की। ये बाइंड हो गए आके, तो दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट में चेंजेस ला रहा है, तो चेक करो इनका कलर चेंज हो गया। वो ये शो करता है कि चेंजेस आ गए क्योंकि बॉन्ड तोड़ा है और ये कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बना दिस इज नॉट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। समझ में आ गई बात? एंड एंजाइम कैन बी रीयूज्ड, और इस एंजाइम को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंपल। अब देखो जरा क्या लिखता है एनसीईआरटी, वहीं से सारी स्टेटमेंट उठाई है मैंने। ये बोलता है द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है। कभी कभी इन जनरल ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्टिव साइट होती किस पे, सबस्ट्रेट पे कि एंजाइम पे? एंजाइम पे होती है भाई एक्टिव साइट, लोकेटेड इन अ स्पेसिफिक क्लेफ्ट या पॉकेट। तो एंजाइम पे एक पॉकेट होगी या क्लेफ्ट होगी जिसपे ये एक्टिव साइट है। द सबस्ट्रेट मस्ट डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग टू अकर। सबस्ट्रेट को डिफ्यूज करना पड़ता है, आके चिपकना पड़ता है किसके साथ? एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ। द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज एन ऑब्लिगेट एंड ट्रांजिएंट फिनोमेना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता ही बनता है क्योंकि इसके बने बिना एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट से बाइंड ही नहीं करेगा, तो बॉन्ड कैसे तोड़ेगा, अपना काम कैसे करेगा? समझ में आ गई कैसे चेंजेस लाएगा प्रोडक्ट के अंदर। और ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए होने वाला, ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए होने वाला। क्यों? क्योंकि बहुत स्टेबल नहीं है, बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है? वंस द सबस्ट्रेट इज बाउंड इट एंटर्स इनटू ट्रांजिशन स्टेट। और एक बार ही बाउंड जो हो गया, और इसी एंजाइम सबस्ट्रेट में क्या बोलते हैं इन स्टेट्स को हम? ट्रांजिशन स्टेट। और ज़रूरी नहीं है, देखो जरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, गौर से सुनना, कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट को सीधा किस में कन्वर्ट कर, रिएक्टेंट को, सॉरी, विच इज सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है बीच में मल्टीपल टाइम्स बॉन्ड को तोड़े, तो कुछ मल्टीपल स्टेजेस आए जो प्रोडक्ट नहीं है लेकिन प्रोडक्ट से पहले वाली स्टेजेस हैं। जैसे कि ऐसा कुछ कि क्या हुआ, सबस्ट्रेट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, बीच में एक आया पी डैश जो कि एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, फिर पी डबल डैश, फिर लास्ट में बना पी, पी इज द प्रोडक्ट। तो पी डैश और पी डबल डैश जो है मिलके कहलाएंगे क्या? ट्रांजिशन स्टेट। वही बीच में इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट भी बहुत स्टेबल नहीं होती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है। उसके बाद कह रहा है विच इज क्रूशियल फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड। और ये ट्रांजिशन स्टेट का बनना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि रिएक्शन हो पाए। during this state bond breaking and bond formation takes place। इसी ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, लीडिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू फाइनल प्रोडक्ट, जिसके बाद एट द एंड आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। देन द प्रोडक्ट इज देन रिलीज्ड फ्रॉम द एक्टिव साइट। फिर एंजाइम इस प्रोडक्ट को छोड़ देगा, कंप्लीटिंग द रिएक्शन, और रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो और क्या लिखता है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। द रिएक्शन पाथवे में इन्वॉल्व सेवरल अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर स्टेट। वो कह रहा है कुछ रिएक्शंस के अंदर जो मैंने अभी बताया पी डैश एंड पी डबल डैश, बीच में इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर भी बनते हैं जो स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। अब भाई स्टेबल स्ट्रक्चर तो आपका फाइनल प्रोडक्ट ही होगा। स्टेबल स्ट्रक्चर इज फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। ये जितने भी ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेंगे विच आर अनस्टेबल। सिंपल। उसके बाद कह रहा है द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस। जो स्टेबिलिटी है बेटा वो एनर्जी स्टेटस से जो है वो लिंक है। विद मोर अनस्टेबल स्ट्रक्चर हैव हायर एनर्जी लेवल। यही मैंने बताया, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा। अभी मैं आपको आगे एक ग्राफ पढ़ाऊंगा ऐसा, ठीक है, उस ग्राफ में आपको सब समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस थोड़ी देर का वेट और आपको सब समझ में आने वाला है। ठीक है, ये रहा। चलो समझ ही लेते हैं बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी एक रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती है उसका एक एनर्जी ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे। इस ग्राफ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक छोटू सा ग्राफ और बना लेते हैं साथ में एक्सप्लेन करने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन कि हमको समझ में आ जाए
कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी। तो देखो बेटा, लेट अस कंसिडर ये एनर्जी की एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एनर्जी ले ली और एक्स एक्सिस पे लिया है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन आगे कैसे बढ़ रही है। क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रोग्रेस लिया है रिएक्शन का, तो सबस्ट्रेट यहाँ होगा और प्रोडक्ट यहाँ होगा, क्योंकि प्रोग्रेस तो ऐसी कर रही है ना रिएक्शन, तो रिएक्शन सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की तरफ ही जाती है हमेशा। और यहाँ पे मैंने लिया है क्या, एनर्जी, तो ई लिख देता हूँ, एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी आप कुछ भी मान सकते हो। तो आप एक बात नोटिस करो, अगर मैंने ये लिखा कि दिस इज द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, क्या लिखा मैंने, एस की एनर्जी, और ये लिखा दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो मुझे एक बात बताओ, सबस्ट्रेट की एनर्जी ऊपर है और प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है, ग्राफ में चेक करो ऐसे दिखेगा, एक्स एक्सिस देखो, सबस्ट्रेट ऊपर है और प्रोडक्ट नीचे है, राइट। इतनी बात तो समझ में आ रही है, एकदम सिंपल। मेरी बात, मेरी आवाज पे एकदम फोकस रखना, ये टॉपिक चुटकी बजाते खत्म हो जाएगा और इतना आसान आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हुआ, ठीक है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ऊपर है, प्रोडक्ट की नीचे है, तो मुझे एक बात बताओ, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो सबस्ट्रेट से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, राइट। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट की एनर्जी ऊपर है और प्रोडक्ट की एनर्जी नीचे है, तो इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, एक्स्ट्रा रिलीज होगी। ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है, एक्सोथर्मिक, कि जब रिएक्शन हो तो एनर्जी रिलीज हो। और यहाँ एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो फाइनल एनर्जी तो रिलीज करनी पड़ेगी ना, तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सर ये रिएक्शन ऐसे हो सकती है, इज इट पॉसिबल कि सबस्ट्रेट सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया? आंसर इज नो। जादू से नहीं होता है कुछ भी। जादू से कहने का मतलब है, एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने पेट्रोल में आग लगाई, तो मेरे को जो एनर्जी मिली पेट्रोल से वो बहुत ज़्यादा मिली, तो पेट्रोल का कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आग मैंने लगाई बेशक ही, थोड़ी सी एनर्जी मैंने दी, लेकिन जलने के बाद तो नेट एनर्जी मुझे ज़्यादा मिली ना, कि अगर मैंने पेट्रोल पे या लकड़ी पे या किसी भी चीज़ का कंबशन किया तो कंबशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अपने आप पड़े पड़े पेट्रोल में आग लग जाएगी या लकड़ी में पड़े पड़े अपने आप आग लग जाएगी, या देयर इज एन इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मुझे अपनी जेब से लगानी पड़ेगी, उसके बाद मुझे मजे लेने हैं, क्योंकि बाकी एनर्जी मुझे रिएक्शन देगी? क्या लगता है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, कि अपने आप लकड़ी पे पड़े पड़े आग लगेगी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, थोड़ी सी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी जेब से, उसके बाद ही काम चलेगा? तो आपको होपफुली इस बात समझ में आ रही है कि आप में ज़्यादातर बच्चों ने, इतने समझदार आप हो, कि ऑप्शन बी चूज़ किया होगा, कि अपने आप आग नहीं लगने वाली है, आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। यही थोड़ी सी एनर्जी जो एक केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए देनी पड़े, ठीक है, ये थोड़ी सी एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इस एनर्जी को बेटा, एक्टिवेशन। इसलिए इसका नाम भी पढ़ा, देखो कितना सुंदर नाम डाला है, कि नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा, नाम पढ़ के समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये कर क्या रहा है। तो ये एक्टिवेट करने में मदद कर रहा है रिएक्शन को, तो एक्टिवेशन एनर्जी। इस एक्टिवेशन एनर्जी को लेके बेटा जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो ऊपर आ गया, तो ये जो स्टेट आपको दिख रही है सबसे टॉप पे, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। कौन सी स्टेट हो गई, ट्रांजिशन। अब इसके बाद आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये रिएक्शन अपने आप नीचे आके प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगी और आपको मिल जाएगा क्या, प्रोडक्ट। लेकिन आप चेक करोगे तो इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर ये है, इतनी एनर्जी जेब से लगानी पड़ी, और ये वाली स्टेट क्या हो गई, टॉप मोस्ट, सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसके पास है, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है तो ट्रांजिशन स्टेट सबसे अनस्टेबल भी होगा, ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर एंजाइम डाल दिया, तो एंजाइम क्या करता है, अब समझो। ये जो मैंने दूसरा केस बनाया ना, ये एंजाइम का केस है बेटा। इसका मतलब ये जो सेकंड केस की मैंने बनाई, दिस इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज ऑल्सो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, विद एंजाइम। और ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी को ई से भी डिनोट करते हैं, विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम। यही मैं आपको बोल रहा था कि सर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कैसे कर दे रहा है एंजाइम। तो एंजाइम क्या सबस्ट्रेट की एनर्जी चेंज करता है, आंसर इज नो। एंजाइम क्या प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज करता है, आंसर इज नो। बट थर्ड ऑप्शन देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट पाथ टू द रिएक्शन। रिएक्शन को एक दूसरा पाथ प्रोवाइड करता है, एक आसान पाथ जिसमें एनर्जी कम लगेगी। तो सर एनर्जी कम होने से रिएक्शन कैसे फास्ट हो जा रही है, तो इमेजिन करो ना भाई, पहले आपके पास 100 जूल में जितने मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो रहे थे,
अब 100 जूल में उतने ही मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होंगे या ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं? ज़्यादा। तो क्या हो जाएगा? तो आपकी रेट भी फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आप उतनी ही ताकत से कार को धक्का दे रहे थे, उतनी ही ताकत आप में है और आप उतनी ही ताकत से अब साइकिल को धक्का दोगे, तो कौन तेजी से आगे जाएगा? रेट किसका ज़्यादा होगा? साइकिल का ना। तो यहीं पर ये हो रहा है कि दोबारा सुनो, ये ऊपर मैंने स्टेटमेंट दे दी, एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइडिंग different path to the reaction very important। तो ये क्वेश्चन आता है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबस्ट्रेट की एनर्जी चेंज करी क्या एंजाइम ने? नहीं। प्रोडक्ट की एनर्जी चेंज करी क्या? नहीं। तो क्या किया? ऐसा क्या जादू कर दिया? तो इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट पाथ। ये चेक करो, अब तो ये उड़ ही गया, खत्म ही हो गई बात। ट्रांजिशन स्टेट सबसे ऊपर जिसकी एनर्जी होगी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, प्रोडक्ट सबस्ट्रेट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, खत्म हो गई बात। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो ग्राफ है बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और अब ये ग्राफ तुम उड़ा दोगे अच्छे से। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, इतना मुझे तुम पे भरोसा है कि अब तुम कर लोगे, अगर तुमने मेरी बात अच्छे से सुनी है तो। सुनी होगी ऑब्वियसली, तुम लोग सुनते हो यार, ठीक है। देखो बेटर, नेक्स्ट आ गया बेटा क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ठीक है, हम एक और स्टेप एंजाइम के ऊपर आ गए हैं अब, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम कैसे होता है और नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम कैसे होता है। तो इन दोनों में से पहले कौन सा समझे? चलो नॉमेनक्लेचर समझते हैं, बहुत आसान है, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, आपको ऑलरेडी पता है, क्लासिफिकेशन पढ़े हुए आप बच्चे हो कि नाम करना है, तो एंजाइम को एक नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एंजाइम जो है ना, उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया। टोटल कितनी क्लासेस है जिनमें एंजाइम्स को क्लासीफाई किया गया है? 6 क्लासेस हैं, और हर एक क्लास में अंदर अंदर सब क्लासेस आती हैं। सब क्लासेस जो हैं वो कितनी हैं? सब ग्रुप्स भी कहते हैं इन सब क्लासेस को, 4 to 13। मतलब ये जो 6 क्लासेस हैं, इनमें से कुछ में 4 हैं, कुछ में 13 हैं, कुछ में 7 हैं, तो अलग अलग सब क्लासेस हैं बेटा 6 की 6 क्लासेस में। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पहले तो ये याद रखना है कि जितने भी एंजाइम हैं उन सबको 6 क्लासेस में क्लासीफाई किया ना। तो क्वेश्चन है सर ये क्लासीफाई करने वाले महान लोग कौन थे? तो IUB याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। मैंने बताया था जो चैप्टर है कौन सी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है? बायोकेमिस्ट्री। तो किसने ये क्लासिफिकेशन दी एंजाइम का? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट ठीक है, आईयूबी के बारे में पता होना चाहिए आपको कि इन्होंने, दीज आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिन्होंने, या कमेटी है जिन्होंने क्लासीफाई किया एंजाइम्स को 6 क्लासेस में, और उनके अंदर सब क्लासेस भी बनाई, राइट। और उन क्लासेस में भी एंजाइम को सीरियल नंबर दिया। इसी बेसिस पे बेटा हर एक एंजाइम को एक 4 डिजिट के नंबर से क्लासीफाई किया जाता है। कि आपको कोई मेरे को एंजाइम बताना है कि ये एंजाइम है, तो आप एक 4 डिजिट का नंबर लिख दोगे मेरे सामने, 4 डिजिट का नंबर लिख दोगे, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये एंजाइम है क्या। ठीक है, ये एंजाइम है क्या। जैसे कि 2.7.1.1 आपने एक नंबर लिखा, ये तो ये पॉइंट के ये जो नंबर हैं 4, ये चारों नंबर कुछ डिनोट करते हैं। क्या डिनोट करते हैं मैं बताता हूँ। द फर्स्ट नंबर, अच्छा इस नंबर को एक और नंबर बोलते हैं, एक और बात बोलते हैं बेटा, दिस इज एंजाइम कोड। तो दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एंजाइम कोड। एंजाइम कोड भी बोला जाता है। एंजाइम कोड में 4 नंबर होंगे, यहाँ पे MNOP से डिनोट किया हुआ है उसको, बट कोई नहीं, आप इन चारों को समझो। तो सबसे पहला नंबर है दैट सिग्निफाइज द क्लास। तो इसका मतलब ये जो एंजाइम मैंने लिखा है ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास नंबर 2। इस सेकेंड क्लास की कौन सी सब क्लास है? तो सेकेंड है सब क्लास नंबर 7। सब क्लास के अंदर कौन सी सब क्लास है या सब ग्रुप है? दैट इज 1। और उसके बाद सीरियल नंबर क्या है उस सब क्लास का? 1। तो ये 4 डिजिट का नंबर है। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन एनसीईआरटी में ये जरूर मेंशन किया है कि हर एक एंजाइम को नॉमेनक्लेचर देने के लिए, नामकरण करने के लिए आप 4 नंबर का यूज करते हो। अब वो 4 नंबर क्या है मैंने बस हल्का सा और इलेबोरेट कर दिया कि क्लास, सब क्लास, सब क्लास या सब ग्रुप भी बोलते हैं उसको, और अंदर सीरियल नंबर, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये चारों चीजें आप लिख लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है।
ठीक है, ये जो मैंने नंबर लिखा है बेटा, ये हेक्सोकाइनेज नाम के एक एंजाइम का लिखा है जो कि एक ट्रांसफरेज है। ठीक है, अगर आपको ये सब नहीं पता है हेक्सोकाइनेज क्या है, सीख जाओगे जैसे ही प्लांट फिजियो पढ़ाना शुरू करूंगा, सीख जाओगे हेक्सोकाइनेज क्या है। अभी फिलहाल के लिए आप ये बात याद रखो बस कि सबसे पहला नंबर क्लास, दूसरा नंबर सब क्लास, फिर सब ग्रुप या सब क्लास और सीरियल नंबर। चलो अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, और क्लासिफिकेशन में 6 क्लासेस हैं, तो 6 क्लासेस ही पढ़नी है हमको। 6 क्लासेस को याद करने के लिए एक नंबर याद, एक शब्द याद करो, ओथ लिल। क्या याद रखना है, ओथ लिल। तो ओथ लिल क्या है बेटा, ये 6 क्लासेस हैं, और इन 6 क्लासेस को ऐसे ही नाम रखा जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, और आपके एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिखा हुआ है। पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेस, जिसके लिए मैंने ओ लिखा। ठीक है, दूसरी है ट्रांसफरेज, जिसके लिए मैंने टी लिखा। तीसरी क्या है, हाइड्रोलेस, जिसके लिए मैंने क्या लिखा, एच लिखा। चौथी है बेटा लाइस, जिसके लिए मैंने क्या लिखा, एल लिखा। पांचवी है आइसोमरेस, जिसके लिए मैंने आई लिखा, और छठी है बेटा लाइगेज, जिसके लिए मैंने एल लिखा। तो OTHLIL, ओथलिल, ये याद रखना है आपको। 6 क्लासेस है, इस सीक्वेंस में नहीं भी याद रहेगा तो इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछता नहीं है आपके स्कूल टीचर, ना ही आपके एनसीईआरटी में गिवन है। बट आपको याद रखना है एनसीईआरटी ने बहुत स्मार्टली आपको सेम उसी सीक्वेंस में क्लास लिख के दिए जिस क्लास में होते हैं। तो मैंने जो 2.7.1.1 लिखवाया था आपको, वो 2.7.1.1 में सेकेंड नंबर की क्लास का था वो एंजाइम, मतलब वो ट्रांसफरेज टाइप का एंजाइम था, वही मैं बता रहा था। अब एंजाइम को समझते हैं। सर व्हाट इज ऑक्सीडो रिडक्टेज? तो एज द नेम सजेस्ट, दोबारा सुनना, ऑक्सीडो रिडक्टेज मतलब क्या हो गया, ये एक का ऑक्सीडेशन करा देगा, दूसरे का रिडक्शन करा देगा। कहने का मतलब क्या है जरा समझो। एक भाई साहब थे एस, दूसरे भाई साहब थे एस डैश। ये एंजाइम क्या करेगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज, एस से हाइड्रोजन छीन के एस डैश को दे देगा। ठीक है, एस डैश को, एक सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन छीन के किसको दे दिया, एस डैश को। तो अब आप समझो, हाइड्रोजन छीनने से पहले एस रिड्यूस था क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन था, और एस डैश ऑक्सीडाइज था क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन नहीं था। लेकिन आफ्टर रिएक्शन, क्योंकि इसने एस से हाइड्रोजन छीन के एस डैश को दे दिया, तो एस डैश क्या हो गया, रिड्यूस्ड, और एस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। मतलब जो रिड्यूस था उसको आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीडाइज कर दिया, जो ऑक्सीडाइज था उसको आफ्टर रिएक्शन रिड्यूस कर दिया। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, चेक करो। एस रिड्यूस्ड, एक सबस्ट्रेट था जो रिड्यूस फॉर्म में था, एक सबस्ट्रेट था जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, और आफ्टर रिएक्शन जो एस रिड्यूस था वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो एस डैश ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस हो गया। बहुत ही आसान, निहायत ही आसान, अगर आपने मेरे को फॉलो किया है, बहुत ही आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है। उसके बाद कह रहा है एंजाइम विच कैटलाइज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है, बिटवीन एस एंड एस डैश। इसको डीहाइड्रोजिनेज भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेज? क्योंकि यह हाइड्रोजन को एक मॉलिक्यूल से निकाल के दूसरे पे देता है। तो एक से हाइड्रोजन छीन लिया, दूसरे को हाइड्रोजन दे दिया, इसीलिए तो जिससे छीना उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जिसको दिया उसका रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, समझ में आया, बहुत आसान है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेज, कुछ नहीं करना है, फोकस करो नाम पे। ट्रांसफरेज बोले तो कुछ ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर करेगा, तो ये किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। चेक करो, एस के पास जी था, एस डैश अकेला था, इसने जी को ट्रांसफर कर दिया एस डैश के साथ, और एस अकेला रह गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट वाली फील आ रही है क्या? आ रही है, सोचो, बिल्कुल वही है। लेकिन ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और जो एंजाइम इसमें यूज होता है दैट इज ट्रांसफरेज, कि एक मॉलिक्यूल को एक से उठा के दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया। तो दैट द एंजाइम विच कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ जी ग्रुप। लेकिन ये जी ग्रुप हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोजन। क्यों? सोचो, क्योंकि बेटा ये हाइड्रोजन होगा तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेज का ही तो काम करेगा, कि एक से हाइड्रोजन छीन के दूसरे को दे दिया, एक को रिड्यूस करा दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करा दिया। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जी ग्रुप। इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। तो एस जी से निकल के एस डैश पे जी एस से निकल के एस डैश पे चला गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल टाइप की हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज बेटा पहले भी पढ़ा है हमने, बहुत आसान है। डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं, ये बॉन्ड तोड़ते हैं बेसिकली। ये एस्टर बॉन्ड तोड़ेंगे, ईथर बॉन्ड तोड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, CCCHPN, सब डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। प्रोटीएज हाइड्रोलेजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, हाइड्रोलेजेस होते हैं, तोड़ने वाले एंजाइम, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ठीक है, ये डाइजेस्ट करते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना है आपको, दे विल डाइजेस्ट, ब्रेक द बॉन्ड, ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो इनका नाम है हाइड्रोलेजेस। एज लग जाता है इन एंजाइम के आगे। लिपिड को तोड़ रहे हैं तो लाइपेज, प्रोटीन को तोड़ रहे हैं तो प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स, एंड सो ऑन। लाइज सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिस पे क्वेश्चन आता है। लाइज क्या है बेटा? दीज आर द एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस।
ये हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हैं, लेकिन ये ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से हटा के डबल बॉन्ड बनवा देते हैं। ऐसी कुछ रिएक्शन, कैसी रिएक्शन देखो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड था, एक कार्बन से एक्स अटैच था, दूसरे से वाई। अब ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं। आफ्टर रिएक्शन ऐसा हो जाएगा कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक्स और वाई आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसका मतलब लाइज वो ग्रुप होते हैं जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोलिसिस नहीं करा रहे हैं ये, इनके बॉन्ड तोड़ने का कोई और तरीका है और बॉन्ड जुड़वाते हैं, बॉन्ड तोड़ेंगे और जुड़वा देंगे एक्स वाई के बीच में। ये याद रखना है। हाइड्रोलिसिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बहुत अनोखा है। आइसोमरेजेस बहुत आसान है, एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट करने में यूज होते हैं। जैसे आपको कभी ग्लूकोज, जो कि एक आइसोमर है, ग्लूकोज किसका, फ्रक्टोज का, अगर आपको ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है तो आइसोमरेज चाहिए, या फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है तो आइसोमरेज चाहिए। मतलब एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करना। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। बस फर्क ये है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है और फ्रक्टोज में कीटोन होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज एल्डोज शुगर है और कीटोन कीटोज शुगर है, और फ्रक्टोज कीटोज शुगर है। अगर आपको ये बातें नहीं याद आ रही हैं तो अपने पेज पलटो, नोट्स रिवाइज करो। नोट्स नहीं है तो जाके बनाओ, कार्बोहाइड्रेट बना दिए भाई, किसकी वेट कर रहे हो, क्यों दुनिया से पीछे हो तुम लोग, पढ़ो। ठीक है, सोचो मत, पढ़ो, जाओ जाके नोट्स बनाओ। ठीक है, अब देखो आइसोमरेज क्या हो गया, इंक्लूड ऑल एंजाइम जो कि इंटर कन्वर्जन करते हैं आइसोमर्स का। अलग अलग टाइप के आइसोमर्स होते हैं, उनको एक आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। लाइगेज हाइड्रोलेज के ऑपोजिट काम करते हैं, वो तोड़ते थे, ये बॉन्ड जोड़ते हैं। ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड जोड़ेंगे। ठीक है, लिंक द बॉन्ड। और कौन कौन से बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सब बॉन्ड्स बना जोड़ सकते हैं। इसीलिए लाइगेज, अब देखो दो में कंफ्यूजन हो सकती है, लाइज डबल बॉन्ड बनाने वाले, लाइगेज चिपकाने वाले हैं। ठीक है, लाइगेज, और लाइगेज क्या हो जाएगा, लगाने वाले, ऐसे याद कर सकते हो, लगाने वाले लाइगेज मतलब चिपका रहे हैं कुछ ना कुछ, ऐसे याद कर सकते हो। दूसरा, लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी बोला जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये चिपकाने में हेल्प करते हैं भाई कंपाउंड्स को। ठीक है, चिपकाने में हेल्प करेंगे। कि डीएनए में कट लग गया, कौन चिपकाएगा, लाइगेज भाई साहब आएंगे चिपकाएंगे, उसको बोलेंगे डीएनए लाइगेज। और भी है, किसी और मॉलिक्यूल में कट लग गया, लाइगेज आके चिपकाएंगे। इसलिए मॉलिक्यूलर ग्लू, काट जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मॉलिक्यूलर ग्लू करता है। समझ में आ गई मेरी बात, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो क्लासिफिकेशन भी निपटा दी, आपके एनसीईआरटी में ज़्यादातर फोकस क्लासिफिकेशन पे दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ मैंने क्रॉस लगा दी थी कि नहीं भी कर रही है तो चलेगा। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर भी हो गया। अब हम अगले टॉपिक पे आए हैं जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। भाई एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले कुछ तो फैक्टर्स होंगे ना, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी चेंज होती है। बिल्कुल है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो कुछ फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स करते क्या है, ये चेंज करते, इन कंडीशंस में चेंज होने की वजह से एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो फोल्डिंग है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी खराब हो सकती है, चेंज कर सकती है। इसलिए कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स, अलग अलग केमिकल जैसे कि इनिबिटर्स। ठीक है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, नाम से पता चल रहा है इनिबिट करेंगे, ये रेगुलेट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एंजाइम और पीएच खत्म करेंगे, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखेंगे कैसे चेंज कर रहा है, फिर हम इनिबिटर देखेंगे, और फिर फाइनल देखेंगे बेटा कोफैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर एंड पीएच देखते हैं जरा, टेम्परेचर एंड पीएच कैसे चेंज कर रहा है एंजाइम को। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर पीएच जिस पे एंजाइम सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, और अगर उससे बढ़ा दोगे या उससे घटा दोगे तो चेंज करेगा। तो देखो ये दो ग्राफ बने हुए हैं, और पीएच हो चाहे टेम्परेचर हो, दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है। बहुत ही अच्छी बात है ये। देखो लेट से मैंने यहाँ पे ले लिया एंजाइम की एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी ले ली मैंने वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर। समझने की कोशिश करना एकदम अच्छे से। तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका एंजाइम की एक्टिविटी का, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहां पर एक पीक है, एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी एक टेम्परेचर पर। इस टेम्परेचर को बोला जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम मतलब जिस पे एंजाइम सबसे बढ़िया काम करे। जैसे मेरी बॉडी के एंजाइम, आपकी बॉडी के एंजाइम कितने डिग्री सेल्सियस पे सबसे बढ़िया काम करते हैं, 37 पे। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करेगी। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ जाए टेम्परेचर या इससे कम हो जाए, दोनों ही केसेस में चेक करो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है मैक्सिमम ऑप्टिमम से। सिमिलर फॉर पीएच, चेक करो एंजाइम की एक्टिविटी एक पर्टिकुलर पीएच पे मैक्सिमम है, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। इससे ज़्यादा बढ़ाओ या घटाओ एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। सिमिलर फॉर टेम्परेचर,
कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, बढ़ाओ या घटाओ चेंज हो जाएगी। क्यों होगी चेंज, तो अभी बताते हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट क्या लिखा है। एंजाइम फंक्शन विद इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम बहुत ही छोटे टेम्परेचर में काम करता है, आप बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो एंजाइम के लिए टेम्परेचर, वरना उसका काम करना बंद हो जाएगा। और पीएच के लिए भी सेम बात है, पीएच भी ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो आप जहाँ पे एंजाइम कर रहा है उस रिएक्शन का। नेक्स्ट, ईच एंजाइम हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच होता है। वेयर इट्स एक्टिविटी इज द हाईएस्ट, जिसके बाद इसकी एक्टिविटी, जिसपे इसकी एक्टिविटी हाईएस्ट होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। एक्टिविटी डिक्लाइंस इफ द टेम्परेचर और पीएच बिलो और अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। अगर आपने ऑप्टिमम वैल्यू से टेम्परेचर बढ़ाया या घटाया, एक्टिविटी कम ही हो रही है, चेक करो। पीक तो एक्टिविटी आपके टिप पे ही है, उसके बाद कम ही हो रही है, ठीक है। लो टेम्परेचर, अच्छा कम क्यों हो रही है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, कम होने से या बढ़ क्यों रही है, बढ़ाने पे भी कम क्यों हो रही है, तो समझो लो टेम्परेचर पे क्या होता है, एंजाइम प्रिजर्व हो जाएगा और टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाता है। जितना कम टेम्परेचर होगा एंजाइम प्रिजर्व हो जाता है बेटा, एंजाइम को स्टोर किया जाता है कम टेम्परेचर पे, और एक्टिविटी तो बहुत ही कम हो जाती है एंजाइम की, तो एक्टिविटी कम हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन हो जाएगा एंजाइम का, तो एंजाइम गेट्स डीनेचर। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन का बना हुआ एंजाइम, उस प्रोटीन की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका टर्शरी स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ठीक है। क्या खराब हो जाएगा, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। ज़्यादा टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर विल गेट डैमेज, पॉइंट टू बी नोटेड। इस वजह से क्या होगा, प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे स्ट्रक्चर खराब हो गया, लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो गया, क्योंकि फ्रीज कर दिया आपने उसको, इस वजह से। तो टेम्परेचर और पीएच हमने साथ में निपटाया, दोनों के ग्राफ में कोई फर्क नहीं था। ये ग्राफ एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो वहाँ पर दिया हुआ है, यू शुड स्टडी दिस। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। देखो कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हाँ इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो आप समझ लो एकदम फटाफट से। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मैं एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया आपको सिर्फ समझाने के लिए कि काम कैसे करता है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम डाल दिया, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से इसके अंदर सबस्ट्रेट, ये जो ये बनाया रेड से, दिस इज एंजाइम, और ऊपर से अब इसके अंदर सबस्ट्रेट डाल रहा हूँ। और मुझे एक बात बताओ, जब इस रिएक्शन के अंदर, इस पूरी रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट जीरो था, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी जीरो। अरे सिंपल सा फंडा है ना, जब सबस्ट्रेट होगा ही नहीं तो प्रोडक्ट किस चीज़ का बनेगा, तो जब सबस्ट्रेट जीरो, ठीक है, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन, इसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूँ। और इस एक्सिस पे बना रहा हूँ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इस एक्सिस पे। तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जीरो, उस टाइम पे आपका क्या हो गया, उस टाइम पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी जीरो। समझ में आ गई बात, रेट ऑफ रिएक्शन को वेलोसिटी भी बोला जाता है। जैसे ही मैंने सबस्ट्रेट बढ़ाना शुरू किया, रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। लेकिन क्या लगता है, बढ़ता ही रहेगा, एक लिमिट आने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम कांस्टेंट। सोचो, सबस्ट्रेट बढ़ाता जाऊं और रिएक्शन बढ़ती जाएगी इन्फिनिटली, या एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि भाई एंजाइम कम पड़ गए हैं और अब सबस्ट्रेट बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन और नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि एंजाइम कांस्टेंट है। समझ में आ गई मेरी बात। तो क्योंकि आप सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सिर्फ सबस्ट्रेट पे थोड़ी डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम भी तो उतने होने चाहिए भाई, एंजाइम लिमिटिंग होगा यहाँ पे। इस वजह से बेटा ये क्या होगी, रिएक्शन एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। मैं बोलूंगा ये इस रिएक्शन का वी मैक्स है। वी मैक्स मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जितनी जा सकती है। इसके ऊपर आपने सबस्ट्रेट बढ़ा भी दिया, बढ़ाते जाओ, जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट रहेगा। अब ये ग्राफ कहीं ऊपर नीचे जाने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद वो अपनी एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर लेती है, उसके बाद कितना भी बढ़ाते रहो सबस्ट्रेट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वेरी गुड। अब क्या होगा बेटा, हम यहाँ पर एक वैल्यू मार्क करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम के हाफ कब होती है, ठीक है। तो जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम के हाफ होती है, उसको बोलते हैं माइकलिस कोफिशिएंट, या इसको बोला जाता है केएम। आप केएम वैल्यू याद रखो। व्हाट इज द केएम वैल्यू बेटा, केएम वैल्यू सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है, दोबारा सुनना, केएम वैल्यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट at which rate of reaction is Vmax by 2। वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस पे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का हाफ हो जाए, उसको बोलते हैं Km। अब सर ये Km क्यों पढ़ रहे हैं हम फालतू में,
मतलब क्यों बता दिया आपने, रिएक्शन बता दी थी, खुश थे हम लोग। केएम बताने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बेटा केएम मेरे को एक एंजाइम के बारे में बहुत कुछ बताता है, ठीक है, जिसमें से मोस्ट कॉमनली जो चीज़ आप अपने लेवल पे गेस कर पाओगे वो समझो। बेटा सोचो, केएम जितना कम होगा उतनी कम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का हाफ हो गई, मतलब उतनी तेजी से रिएक्शन हाफ हो रही है। तो ये आपको बताता है कि एंजाइम कितना एफिशिएंट है, कितने अच्छे से एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिएक्शन की एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएम। कहने का मतलब ये है कि केएम ज़्यादा तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन कम, केएम कम तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। सोचो, केएम जितना कम होगा उतना कम सबस्ट्रेट डालना पड़ा रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी को मैक्सिमम के हाफ बनाने के लिए, मतलब वेलोसिटी को तेज करने में उतना ही कम सबस्ट्रेट डालना पड़ा, तो कम सबस्ट्रेट में भी रिएक्शन फास्ट हो जा रही है। जबकि केएम ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ रहा है, तब जाके रिएक्शन फास्ट हो पा रही है। तो एंजाइम उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर एंजाइम उतना ही एक्टिव है, उतना ही एफिशिएंट है, तो थोड़े सबस्ट्रेट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देना। तो थोड़े सबस्ट्रेट पे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देगा, मतलब के एम कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए। दोबारा सुनो, के एम कम तो एंजाइम अच्छा, एंजाइम अच्छे से काम कर रहा है। अच्छा, अच्छा लिखता हूँ, ACHA, अच्छा। इतनी बात अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो अभी वीडियो पॉज करो, सोचो मैंने क्या बोला, और बैक करके उसको दोबारा सुनो कि केएम कम तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन हाफ का, मैक्सिमम का हाफ जल्दी आ गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जल्दी फास्ट हो गई कम सबस्ट्रेट पे ही, तो बढ़िया हो गया एंजाइम ना। शाबाश, समझ गए आप, नहीं समझे तो सुनो दोबारा। बाकी यही एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का हाफ केएम, और ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कांस्टेंट हो गया, दिस इज इट, ठीक है, दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। चलो अब एक पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है इनिबिटर, ठीक है। इनिबिटर बताया था ऐसे एंजाइम जो इनिबिटर एज अ नेम सजेस्ट, ये क्या करेंगे, ये वो केमिकल हैं जो डिक्रीज कर देंगे या शट डाउन कर देंगे एंजाइम एक्टिविटी को, एंजाइम से बाइंड करेंगे। तो बेसिकली कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम से बाइंड कर गए और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्होंने रोक दिया, या तो रिएक्शन ही पूरी रोक दी, या फिर इन्होंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दिया। एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करने वाले मॉलिक्यूल को इनिबिटर्स कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में एक ही दिया है कॉम्पिटिटिव, लेकिन मैं आपको दो समझाना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉर्मल बाइंडिंग, तो नॉर्मल बाइंडिंग के केस में क्या होता है बेटा, ये एंजाइम है पूरा का पूरा, इसकी ये पॉकेट हो गई एक्टिव साइट, इससे आके सबस्ट्रेट ये बाइंड करेगा खुशी खुशी, और वही जो मैंने ऊपर समझाया था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और आपकी रिएक्शन खुशी खुशी चलेगी, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन लेट से मैंने यहाँ पे इनिबिटर डाल दिया, और ये इनिबिटर क्या है बेटा, ये इनिबिटर कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है ये उसी साइट पे बाइंड हो रहा है, और ये बहरूपी है। बहरूपिया मतलब इसका शेप, इसका बॉडी का एक शेप, कुछ शेप आपके सबस्ट्रेट की शेप से मैच करता है, तो ये वहां पे बाइंड हो सकता है जहां पे आके सबस्ट्रेट को बाइंड होना था, उससे पहले सबस्ट्रेट आके बाइंड हो, ये बहरूपी आके बाइंड हो जाएगा, और अब सबस्ट्रेट यहां से बाइंड नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ, इनहिबिटर ने कंपीट किया आपके सबस्ट्रेट के साथ, किससे बाइंड होने के लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होने के लिए। इसीलिए इस इनहिबिटर को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दोबारा सुनो, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किससे कॉम्पीट कर रहा है, सबस्ट्रेट से। कहां से बाइंड होने के लिए, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से बाइंड होने के लिए। तो कंपटीशन किससे है, सबस्ट्रेट से। तो आपके जितने ज्यादा इनहिबिटर होंगे उतना ज्यादा ये रिएक्शन स्लो हो जाएगी, लेकिन ये रिवर्सिबल है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, सबस्ट्रेट इतना ज्यादा कर दो कि इनहिबिटर उसके आगे टिक ही ना पाए, बहुत ज्यादा कर दो, तो कंपटीशन में कौन जीतेगा, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। इनहिबिटर क्योंकि साइज में छोटे हैं, चेक करो, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर साइज में छोटा है तो ये जीत जाएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने सबस्ट्रेट उतना ज्यादा कर लिया कि भाई इसने ओवर क्राउड कर दिया, इसने डोमिनेट ही कर दिया इनहिबिटर को, तो आप रिएक्शन को रिवर्सिबल करा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो दिस इज कॉम्पिटिटिव, एज द नेम सजेस्ट, इट इज कंपीटिंग विद द एक्चुअल सबस्ट्रेट। ये एक्चुअल सबस्ट्रेट से कंपीट कर रहा है एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए। एंड व्हाट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसा है जिसको सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, ये एंजाइम की एक दूसरी साइड से आके बाइंड हो जाएगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम की पूरी सिमेट्री, ज्योमेट्री को चेंज कर देगा, जिसके वजह से जो एक्टिव साइट है, क्या उसकी शेप वैसी बची या एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई है, चेक करो। अब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा, बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। मेरी बात समझ में आ गई। तो एक्चुअल में इनको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। व्हाट आर नॉन कॉम्पिटिटिव, जो कि एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करते हैं, एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेंगे,
ठीक है, उनको बोलते हैं हम क्या, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो कहाँ बाइंड करेंगे, अदर देन एक्टिव साइट, उनको एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं, आपको याद नहीं रखना है, नॉन कॉम्पिटिटिव एनसीईआरटी में दिए नहीं, कॉम्पिटिटिव दिया है, उसको पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को, देखो जरा क्या बोल रहा है। व्हेन अ इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, जब एक इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह दिखता है, बहरूपिया है, उसी का चेहरा बना के दिख रहा है in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। या competitive inhibitors को ही दूसरे नाम में जाना जाता है क्या, सबस्ट्रेट एनालॉग। सबस्ट्रेट एनालॉग क्यों, एनालॉग मतलब सेम दिखने वाला, उसी का दूसरा बहरूपिया, और सबस्ट्रेट जैसा दिखने वाला, तो दिक्कत आएगी। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक एंजाइम है बेटा सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस, ये डीहाइड्रोजिनेस कराएगा, मतलब हाइड्रोजन निकालेगा किससे, सक्सिनिक एसिड से। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज भी बोल सकते हो, सक्सिनेट भी बोल सकते हो। तो आपको क्या लगता है, इसके नाम में सक्सिनिक आ रहा है, तो इसका सबस्ट्रेट कौन होगा, तो इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट है सक्सिनेट, लेकिन इसका इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट। क्यों, क्योंकि मेलोनेट वो बहरूपिया है जो सक्सिनेट की तरह दिखता है। तो अगर आपकी रिएक्शन में मेलोनेट भी प्रेजेंट है जहां पे रिएक्शन हो रही है, तो ये इनहिबिट कर देता है इस रिएक्शन को, सक्सिनेट उतने अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि मेलोनेट जाकर कॉम्पिटिटिवली बाइंड करेगा किसके साथ, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के साथ। तो समझ में आया, एंजाइम का नाम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और इसका एक्चुअल सबस्ट्रेट कौन है, सक्सिनेट, और इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट। इस पे क्वेश्चन आता है। और आपकी एनसीईआरटी एक स्टेटमेंट देती है कि ऐसे टाइप के कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, कि आपकी बॉडी में बैक्टीरियल की ग्रोथ को या कहीं भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना है, तो आप क्या करो, वहाँ पे ऐसा इनहिबिटर डाल दो जो बैक्टीरिया की बॉडी के एंजाइम को क्या कर दे, इनहिबिट कर दे। बैक्टीरिया में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। बट इसको एज ए स्टेटमेंट याद रखना, पूछा जाता है कि सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो बैक्टीरिया की पैथोजन की तरह, पैथोजन में बैक्टीरिया के केस के अंदर जब वो पैथोजन होंगे, बीमार करेंगे, तब इनको रोकने के लिए यूज होते हैं ऐसे इनहिबिटर्स। ठीक है जी। अब हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक यहाँ का, जिसका इस चैप्टर का भी और इस टॉपिक का भी, विच इज कोफैक्टर्स। व्हाट आर कोफैक्टर्स सर, कोफैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम। एक्टिवेटर्स, तो जल्दी सुनो, होता क्या है बेटा, आपके पास एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एंजाइम कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो सिंपल एंजाइम जो अभी तक पढ़ते आए, सिंपल सा एक फंडा होता है एंजाइम का, कुछ एंजाइम पे शेप बनी होती है जिसको कहते हैं एक्टिव साइट, यहाँ से आके सबस्ट्रेट बाइंड करता है। एक होते हैं बेटा कॉन्जुगेट एंजाइम, कॉन्जुगेट, या फिर इनको बोला जाता है हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम, हॉलो एंजाइम के बच्चे दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार हैं, दो टाइप है, दो प्रकार, बेसिकली दो पार्ट्स हैं हॉलो एंजाइम के। एक तो वो पार्ट होता है जो कि काम करवा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ कि लेट से ये है मेन पार्ट जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन एक्टिव तब होगा जब इससे आके एक पार्ट बाइंड करेगा, तब जाके ये एक्टिव होगा, तब जाके ये उस लायक बनेगा कि इससे आके कौन चिपक पाए, सबस्ट्रेट चिपक पाए। इस पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर्स। क्या सारे एंजाइम्स के पास कोफैक्टर होते हैं, आंसर इज नो। कुछ ही एंजाइम्स है जिनके पास कोफैक्टर होंगे, बिना कोफैक्टर के ये एंजाइम एक्टिव ही नहीं है। मतलब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड करने लायक तभी बनता है जब इनसे आगे कोफैक्टर बाइंड करते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। सिंपल एंजाइम के कोई कोफैक्टर्स नहीं होते। कोफैक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके होंगे, कॉन्जुगेट एंजाइम या हॉलो एंजाइम के। यहाँ पे देखो डायग्राम समझ में आएगा आपको, ये ये आपका क्या हो गया बेटा, एक एंजाइम हो गया, ये वो एंजाइम का पार्ट जो कि एक्चुअल में प्रोटीन है लेकिन इनएक्टिव है अभी, क्योंकि इसके साथ अभी इसका कोफैक्टर नहीं चिपका। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज नथिंग बट एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम के ऊपर आके बेटा क्या कौन चिपकेगा, को एंजाइम आके चिपकेगा, तभी एक्टिवेट होगा। तो दीज आर नॉन प्रोटीन। तो कोफैक्टर जनरली नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ठीक है। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तब जाके वो शेप बनेगी जिससे आके सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। चेक करो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है, थोड़ी देर के लिए इसको ऑब्जर्व करो, आप अपने आप समझ जाओगे इसका मतलब। और ये एक्टिव एंजाइम है, हॉलो एंजाइम। इसका मतलब क्या, मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि हॉलो एंजाइम इज नथिंग बट एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। बिल्कुल, अगर आप ये समझ गए तो काम बन गया। हॉलो एंजाइम के सारे एंजाइम हॉलो एंजाइम होते नहीं, जिनके पास कोफैक्टर होंगे सिर्फ वही होंगे। प्रोटीन वाला कौन सा होता है, प्रोटीन वाला है एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन मोइटी या पार्ट कौन सा है, मोइटी भी लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, मोइटी मतलब मॉलिक्यूल। तो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है आपका, कोफैक्टर्स, ठीक है। तो हॉलो एंजाइम इज एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर।
तो कोफैक्टर ही समझने हैं हमको। तो देखो जो पिछली स्लाइड पे समझाया था उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू किया हुआ है कि एंजाइम दो प्रकार के, सिंपल और कॉन्जुगेट। सिंपल मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, सिर्फ एक ही टाइप का प्रोटीन बना है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेपेन, ये याद नहीं रखने हैं आपको एग्जाम्पल्स, ठीक है, याद नहीं रखने हैं इसलिए क्रॉस लगाए हल्का सा, गलत नहीं लिखे हैं, ठीक लिखे हैं वो। उसके बाद कॉन्जुगेट एंजाइम्स कौन से होते हैं बेटा, जिनको हम हॉलो एंजाइम भी कह सकते हैं, जो कि किस पार्ट को मिला के बने हैं, एक तो प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो इनके दो पार्ट्स होंगे, एक तो मेन पार्ट जो प्रोटीन का एपो एंजाइम, और एक को फैक्टर जो कि प्रोटीन पार्ट है। को फैक्टर पे आपकी एनसीईआरटी एक क्या देती है, एक पैराग्राफ देती है, वो समझ लो क्या लिखती है। तीन टाइप के को फैक्टर्स हो सकते हैं आपके पास, तीन टाइप के, एक तो को एंजाइम, एक मेटल एक्टिवेटर्स या मेटल आयंस भी लिखते हैं इनको हम, और क्या हो गया, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट आर को एंजाइम्स? को एंजाइम्स ऐसे को फैक्टर हैं विच आर लूजली अटैच्ड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं बेटा ये, ठीक है, और ये लूजली अटैच होते हैं किसके साथ, आपके को उसके साथ, एपो एंजाइम के साथ। तो वो को फैक्टर जो कि ऑर्गेनिक होंगे और लूजली अटैच होंगे, टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये लूजली अटैच्ड हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कब चिपकेंगे, जब रिएक्शन करानी होगी, रिएक्शन कराने के बाद फिर से अलग हो जाएंगे। सो दे ओनली अटैच टू द एपो एंजाइम ड्यूरिंग रिएक्शन ओनली, ठीक है, सिर्फ ड्यूरिंग रिएक्शन ही अटैच होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वाइटामिन्स, एएमपी, एडीपी, एनएडी, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप याद करो जो मैंने नीचे लिखा है रेड में, अलग से ऐड किया है। वो कह रहा है कंपोनेंट्स ऑफ मेनी कोएंजाइम्स आर वाइटामिन्स, बहुत सारे कोएंजाइम के कंपोनेंट कौन है बेटा, वाइटामिन्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है एंजाइम की, कौन से टाइप के कोफैक्टर का पार्ट होते हैं वाइटामिन्स, तो कोएंजाइम्स का, ठीक है, वाइटामिन्स आर द पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स, याद रखना है। ऐसे ही एक कोएंजाइम है जिसका नाम है निकोटिनामाइड, ठीक है, एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड एनएडीपी कंटेन्स वाइटामिन नियासिन, ठीक है। ऐसे ही एक कोएंजाइम है जिसका एग्जाम्पल है एनएडी, एनएडी की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और एनएडीपी कुछ नहीं है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का ही फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है। अभी हो सकता है आपको सुन के अजीब सा लग रहा हो, लेकिन जब हम प्लांट फिजियो में जाएंगे तो आपको एनएडी और एनएडीपी रट जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पे। एनएडी और एनएडीपी में वाइटामिन प्रेजेंट होता है, कौन सा, ये पूछा जाता है, नियासिन, याद रखना है। उसके बाद मेटल आयन, एज द नेम सजेस्ट, ये छोटे इनऑर्गेनिक मेटल होंगे, छोटे छोटे मेटल, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब, ठीक है, और ये लूजली अटैच होते हैं, ये भी ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक एक मेटल आयन कोफैक्टर है जो कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेस, अभी हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेस पढ़ा जहाँ पे 10 मिलियन टाइम्स तक रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर दिया था, और कार्बोनिक पेप्टाइडेज, उनमें जिंक यूज होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, सॉरी, कार्बोक्सी पेप्टाइड और कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन से टाइप का कोफैक्टर यूज हो रहा है, तो आंसर विल बी मेटल एक्टिवेटर्स। और लास्ट क्या हो गया, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये भी टाइटली पैक्ड होते, सॉरी टाइटली अटैच होते हैं, कि एक बार चिपकेंगे तो बहुत टाइटली चिपकेंगे अपने एपो एंजाइम के साथ। और ये कैसे होते हैं, ये भी ऑर्गेनिक होते हैं, बट मे बी इनऑर्गेनिक, ठीक है, मे बी इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, क्योंकि टाइटली पैक्ड है तो इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं, चिपका हुआ है भाई साहब, एक बार चिपक गए तो चिपके रहेंगे एपो एंजाइम के साथ। और एग्जाम्पल के तौर पे हीम, बेटा हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, एक एंजाइम में मिलता है पेरोक्सिडेज एंड कैटलेस। तो दो एंजाइम है पेरोक्सिडेज और कैटलेस, ये काम क्या करते हैं, ये H2O2 अगर हमारी बॉडी में कभी भी बन रहा है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहते हैं, टॉक्सिक है बेटा, सेल्स के लिए पॉइजनस है, और H2O2 को नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है अगर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन और H2O में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एंजाइम यूज होता है पेरोक्सिडेज, और पेरोक्सिडेज एक्टिवेट तभी होगा जब हीम प्रेजेंट होगा। तो हीम एक मॉलिक्यूल है विच इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो कि को फैक्टर है, अपने एपो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और इसके एपो एंजाइम कौन है, पेरोक्सिडेज और कैटलेज, तब जाके एंजाइम एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो आपसे कोई भी एग्जांपल पूछे कि कॉन्जुगेट एंजाइम या हॉलो एंजाइम के एग्जांपल दो, तो पेरोक्सिडेज, कैटलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोक्सी पेप्टाइड, एनएडीपी, ये सब आप ये एग्जांपल्स आप याद कर सकते हो, राइट, कि ये सब वो को फैक्टर, ये आपके क्या है, कॉन्जुगेट एंजाइम्स या हॉलो एंजाइम। और हॉलो एंजाइम के कौन से दो पार्ट होते हैं, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। और कोफैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। बाकी आपके स्कूल टीचर्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, कि कोफैक्टर का क्लासिफिकेशन बताओ क्या होता है, 3 टाइप के कोफैक्टर बताओ। बाकी एनसीईआरटी का, सॉरी नीट का आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, एपो एंजाइम और कोफैक्टर का इक्वेशन रिलेशन पूछता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा अपनी प्रथा को कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर के लास्ट एमसीक्यू वाली स्लाइड के ऊपर। लास्ट नहीं है, बेसिकली एक स्लाइड और ऐड होगी, आपको भी क्वेश्चन दूंगा, ऑब्वियसली बिना क्वेश्चन दिए तो आपको जाने नहीं दूंगा। आंसर किया करो बेटा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा, अगर आपका आंसर ठीक होगा तो पिन भी करूंगा,
ठीक है, तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको समझ में आ रही है मेरा पढ़ाया हुआ। कैसे पता चलेगा जब आप आंसर नहीं करोगे तो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। वो कह रहा था ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज। तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है वो परमानेंट होता है, ये तो गलत हो गए दोनों परमानेंट वाले। ट्रांजिएंट बट स्टेबल, स्टेबल नहीं होगा। ट्रांजिएंट बट अनस्टेबल, अनस्टेबल है इसलिए थोड़ी देर के लिए बनेगा। ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, याद करो ऊपर लिखवाया हुआ है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंजाइम एक्शन। कौन सा गलत है? सबसेट बाइंड विद द एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट, ये तो सच बात है। ठीक है, गलत नहीं है। एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट। वो कह रहा है अपने सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज में, ठीक है, जब इनिबिट कर रहा है कौन? मेलोनेट उसको, तो सक्सिनेट और बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। याद करो मैंने बताया था ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है और कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर रिवर्सिबल होती है। अगर आप सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो रिवर्स हो जाएगा, और यहाँ लिखा है डू नॉट, तो ये गलत लिखा है ना। इट कैन बी रिवर्स। आंसर मिल चुका है हमको, आगे भी पढ़ लेते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बाइंड द एंजाइम एट अ साइट डिस्टेंट फ्रॉम विच बाइंड द सबस्ट्रेट। तो बिल्कुल सच है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर उस साइट से बाइंड करते हैं, ठीक है, जहां से सबस्ट्रेट बाइंड करता है उससे अलग होती है वो साइट। बिल्कुल सच बात है, डिस्टेंट साइट पे बाइंड करते हैं। ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव तभी तो बोलते हैं क्योंकि कंपीट नहीं कर रहे हैं, अलग साइड पे बाइंड कर रहे हैं। मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सच लिखा है ये भी। अच्छा, ये सच लिखा है तो उस पर टिक नहीं करना है, ठीक है, गलती नहीं करनी मेरी वाली जो भी मैंने करी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी गलत है वो पूछ रहा है। अ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स रिएक्ट रिवर्सिबली, बिल्कुल ठीक है, विद एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, रिवर्सिबली रिएक्ट करता है, ठीक है, कौन? आपका एंजाइम के साथ, सही बात है। इन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन द इनिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय एंजाइम। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के अंदर जो इनिबिटर मॉलिक्यूल है वो केमिकली चेंज नहीं होता है एंजाइम से, सही तो है। इनिबिटर तो चेंज नहीं होता है, वो तो सिर्फ जाके बाइंड करेगा। नेक्स्ट, द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये भी ठीक लिखा है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो है रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को नहीं इफेक्ट करेगा, सच तो लिखा है। चेक करो क्यों बोल रहा हूं मैं सच लिखा है, क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव इनिबिटर तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बनने ही नहीं देगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो उससे क्यों बाइंड करेगा? तो इसलिए ये भी ठीक लिखा है। द प्रेजेंट, इसलिए आंसर तो लास्ट होगा लेकिन फिर भी चेक करते हैं। द प्रेजेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर डिक्रीज द के एम वैल्यू। वो कह रहा है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होगा तो के एम कम हो जाएगा। के एम कम हो जाएगा मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी रिएक्शन की। के एम कम होगा मतलब एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। सोचो, के एम कम हो गया मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई, और बोल रहा है इनिबिटर डालोगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, गलत बोल रहा है ना, तो डी हो गया। बहुत ही बढ़िया सवाल है, खुद से भी सॉल्व करना भाई साहब, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, खुद से सॉल्व करो, बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, डिफिकल्टी लेवल था इसकी जो बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे चला गया, एनसीईआरटी के भरोसे चला गया, सॉल्व हो सकता है, लेकिन दिमाग लगा के भी एनसीईआरटी, एक होता है एनसीईआरटी पढ़ना, एक होता है एनसीईआरटी दिमाग लगा के पढ़ना। ठीक है, कि एनसीईआरटी की कुछ स्टेटमेंट्स पीछे की जानकारी के बिना नहीं समझ में आएंगी, वो पीछे की जानकारी नहीं होगी, ये क्वेश्चन फंसा लेगा तुमको, खून के आंसू रुला देगा। ठीक है, अब आपके लिए बेटा यहाँ पे मैंने क्या रखा है, आपके लिए रखा है क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नीचे कमेंट बॉक्स में इन चारों ऑप्शन के आसान सवाल रखें आपके लिए एक्चुअल में। ठीक है, मुश्किल वाले स्टेटमेंट वाले मैंने कराए, ठीक है, आसान आप करो, इनके आंसर मेरे को मिलने चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, और ये लेक्चर जो है बेटा आपका खत्म हो गया है। इसी के साथ बायोमोलिक्यूल चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई साहब, बायोकेमिस्ट्री अपने आप में एक ब्रांच है, वो कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को अपने नोट्स बना के रख लो, इस चैप्टर को स्ट्रेंथ बना लो अपनी। बाकी आप देखोगे अपने आस पड़ोस में आपके जितने दोस्त होंगे वो तड़पेंगे इस चैप्टर को करने के लिए। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उनके साथ वीडियो लेक्चर शेयर करना प्लीज़। ठीक है, शेयर करना, आप बताओ अपने दोस्तों को बेटा आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, शेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट फैलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यूट्यूब अपने आप से प्रमोट नहीं करेगा मेरे लेक्चर्स को, ठीक है, ना ही कर भी नहीं रहा है, अगर मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स अच्छे हैं। तो आपका टास्क नंबर 1 कि आपको समझ में आ रहा है, पहले तो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में कि सर समझ में आ रहा है, ताकि मुझे संतुष्टि हो जाए। एक इनसिक्योरिटी रहती है ना बेटा। दूसरा, आपको अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो लेक्चर्स को शेयर कर देना है कि भाई पढ़, ठीक है, पढ़, अच्छे से पढ़, और तेरे मार्क्स आएंगे, तुम्हारे भी आएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास तक बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ही प्यारा चैप्टर है, वो करेंगे स्टार्ट हम।
तब तक आप लोग पढ़ते रहो, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दो, वीडियो लेक्चर शेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू सो मच।